Assalamu alaikum everyone. Welcome and welcome back to my channel. I hope you are all very fine. अच्छा जी, आज है जी 7th ऑफ अक्टूबर 2024 और अब से पूरे 1 साल पहले इसराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ था और आज का जो दिन है इट्स हम सब के लिए ये दिन जो है ये एक अफ़सोसनाक किस्म की याद है, ठीक है? जब गाज़ा के ऊपर जो है वो हमला हुआ था। तो आज ये जो टॉपिक हमारे पास आया है मलीहा लोधी साहिबा का ये भी इसी मामले पर है अवर्टिंग अ कैटास्ट्रॉफ़ी एक कैटास्ट्रॉफ़ी तबाही से बचना, ठीक है? तो हम देखेंगे कि इसके अंदर इन्होंने जो है वो क्या बात की है, इसका मेजर जो क्रक्स है वो निकालेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि आखिर ये जो इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी अब आगे क्या इम्प्लिकेशंस होने वाली हैं? क्या ये मामला जो है ना कैसे तब्दील हो रहा है, एक और डिफरेंट सिनेरियो जो है ये बनने जा रहा है। अभी आपको पता है कि रिसेंटली ईरान ने जो है वो अटैक किया है इसराइल पे, ठीक है? अब ये क्या कहानी है, सब कैसे हो रहा है एंड एवरीथिंग ये सब जो है ये हम इंशाल्लाह आज जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा देखते हैं सबसे पहले राइटर जो हैं वो हमारे पास कैसे इस टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करती हैं। वो कहती हैं द मिडल ईस्ट इज प्रिकेरियसली posed on the brink of full blown regional war that has been widely feared for months. कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट जो है ना वो इस वक्त एक पूरी फुल स्केल रीजनल वॉर के दर पर है, ठीक है? वो जिसका खदशा कई महीनों से किया जा रहा था। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि आप जो है ना इसराइल जो कुछ भी गज़ा में कर रहा है, ठीक है? उससे आप वाकिफ़ हैं, खूब वाकिफ़ हैं। उसके बाद लास्ट वीक में इन्होंने जो है वो लेबनान के ऊपर भी अटैक्स स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है? हिज़्बुल्लाह को टारगेट करने के लिए। तो अब क्या है कि अब तीसरा यानी कि एक और यानी कि आ गया है, इसका एक नया रुख आ गया इस मामले में कि ईरान जो है, वो भी इसमें एंटर हो गया है। ये चीज़ देखें कोई अच्छी चीज़ नहीं है बिकॉज़ ईरान इज़ इन साउथ एशिया, ठीक है? पाकिस्तान के साथ ईरान है। तो इस तरह इसका मतलब है कि मिडल ईस्ट से जो वॉर है ना, वो अब आगे की तरफ फैलना स्टार्ट हो रही है, एस्केलेट हो रही है, ठीक है? Israel's assassination of Hamas and Hezbollah leaders and an Iranian Revolutionary Guard commander, as well as the invasion of Lebanon, put Iran in ring, leaving it with little choices but to respond it by raining a barrage of missiles over Israel. अच्छा वो कह रहे हैं कि इसराइल जो है ना वो अपनी असैसिनेशंस से बाज नहीं आ रहा। पहले उसने क्या किया कि हमास के जो लीडर हैं, हमास और हिज़्बुल्लाह की जो जमात है, ये टेररिस्ट जमातें जो हैं डिक्लेयर की जा चुकी हैं, ठीक है? बाय द वेस्ट। अब इसराइल चूँकि जो गज़ा के ऊपर ये सारे अटैक्स कर रहा है ना, ये हमास को काउंटर करने के लिए कर रहा है, ठीक है? इन्होंने हमास का जो लीडर है वो असैसिनेट किया है। उसके बाद हिज़्बुल्लाह का जो लीडर है उनको असैसिनेट किया है ईरानियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है? कुछ माह पहले की बात है। तो अब उस चीज़ का बदला जो है ना, वो ईरान ने लिया है बिकॉज़ ईरान पहले जो है ना इस मामले के अंदर नहीं आ रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि इट वाज़ नॉट यू नो एन ईरानियन वॉर। वो नहीं चाह रहा था क्योंकि देखिए एक कंट्री जब एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाता है ना तो वो इकोनॉमिकली साउंड होता है या वो पॉलिटिकली साउंड होता है। ईरान की अब आपको सबको सिचुएशन पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। सैंक्शंस कहते हैं रुकावटें, ठीक है? इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी कि इस मुल्क के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है? ये किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, दिस एंड दैट। वो एक अलग कहानी है कि उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन की वजह से जो है ना ये सारी वो ये सैंक्शंस वगैरह जो है वो लगाई जा रही हैं। अच्छा ये जो मामला हमारे पास करंटली है ना इसको इसलिए समझना ज़रूरी है बिकॉज़ सीएसएस के इम्तिहान के अंदर जो है ना वो ये मामला चूँकि अब ये बहुत ज़्यादा डिस्कशंस में है, ठीक है? डॉन अब मैं डॉन की क्लासेस भी लेती हूँ, ठीक है? डॉन मैं यहाँ यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो डालती हूँ। तो आई नो कि कितना ज़्यादा ये मामला जो है ना ये हर दूसरे दिन डिस्कस हुआ होता है। इनफैक्ट आई वुड से कि हर दिन या कोई एडिटोरियल या कोई ओपिनियन जो है ना वो इस मामले के ऊपर आया होता है। तो सीएसएस के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है ना ये किसी न किसी तरह से आएगा इस दफ़ा 2025 में। इसलिए इस मामले को समझना ज़रूरी है। देखिए सवाल इस तरह से आ सकता है कि अब चूँकि ईरान भी इस पूरी गेम के अंदर आ गया है, ठीक है? फ़लस्तीन अ, इसराइल, उसके बाद लेबनान, अब ईरान। तो इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इन द रीजन यानी कि मिडल ईस्ट में, इन पाकिस्तान या फिर ओवरऑल ग्लोबली इसकी जो है ना क्या इसके नताइज निकल सकते हैं? अच्छा चलें आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं कि जी तेहरान
was forced by Israel's unrelenting aggressive actions, even though Iranian leaders repeatedly stated they had no interest in entering a conflict with they saw a trap by the Tel Aviv to widen the war. अब वो कह रहे हैं कि अब इस ईरान ने तंग आकर उनके ऊपर अटैक किया है, हालांकि उन्होंने ये बता दिया था कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वॉर में। लेकिन टेल अवीव इज़ द कैपिटल ऑफ इसराइल, तो वो कह रही हैं कि इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, ये चाहते थे कि वॉर एस्केलेट करे, फैले, और वो हो गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान, इनका नाम जो है ना वो किया है कि अच्छा, ये जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स, इस तरह की जो पर्सनैलिटी जो होती है ना किसी भी कंट्री की, उनके नामों को ज़हन में रखा करें। ये छोटे मोटे एमसीक्यूज जो है ना ये आ सकते हैं, और इस तरह से आपका 1-2 मार्क्स जो है ना वो बच सकता है। और आपको पता है कि एलोकेशन के टाइम पे, यानी कि जब आप CSS पास कर लेते हैं, उसके बाद जब आपकी एलोकेशन होती है इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो आपको ये जो होते हैं ना 1-2 नंबर, यही आपके लिए बड़े हो जाते हैं। अच्छा, मैंने जो डिफरेंट आपके हैं, तो ये जो 7 मैंने मीनिंग्स है ना इसके लिख दिए हैं, आप लोग जो है ना इसको देखते रहिएगा साथ साथ। अच्छा, तो अब सीन ये है कि अब चूंकि ईरान ने जो है वो हमला कर दिया है इसराइल पे, यानी एयर स्ट्राइक्स की हैं, तो अब जाहिर है कि इसराइल जो है वो भी ऑब्वियसली रिटेलिएट तो करेगा। ठीक है। इसका जवाब जो है वो उन्होंने देना है। अब यहाँ पे मसला ये है कि एक तो उन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम जो है ना ईरान की जो ऑयल साइट्स हैं, ठीक है, तेल निकालने वाली जो उनकी होंगी साइट्स, उनके ऊपर हम हमला करेंगे। तो जो बाइडन जो है उन्होंने अपना ये स्टांस दिया है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि देखें, ईरान जो है ना वो ऑयल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है। यहाँ से जो तेल है वो जा रहा है चाइना में। ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि अगर तो ये इकॉनमी डिस्टरप्ट होती है, यानी कि तेल जो है वो डिस्टरप्ट होती है उसकी सप्लाई, तो उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई है ना वो डिस्टरप्ट हो जाएगी, और ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगी, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। उसमें ये होता है ना कि देखें, जब अगर आपकी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है तो प्राइसेस हाई हो जाती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऑयल की प्राइसेस अगर ज़्यादा हो जाएंगी पूरी दुनिया में, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी। दुनिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई है। पाकिस्तान का केस जो है वो तो हम देख ही चुके हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर इससे भी ज़्यादा ऑयल की प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो फिर आम लोगों में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ जाएगी, हर लिहाज से। ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर लें, ठीक है, ऑब्वियसली देखें ना, इकॉनमी लोग जो हैं वो परेशान होंगे, खुदकुशियाँ करेंगे, ठीक है, खाने को नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या उसे कहते हैं, एजुकेशन पे असर जाएगा। यानी कि गर्ज़ ये है कि कोई भी आप एस्पेक्ट उठा लेना, वो हर तरह से जो है ना इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ईरान जो है ना, ईरान के पास बेसिकली क्या, यानी कि वो उसे कहते हैं जैगुलर वेन, यानी कि उनके पास क्या चीज़ है जिसको वो कंट्रोल करके सारी ऑयल सप्लाई जो है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेट मी शो यू ऑन द मैप। अच्छा, ये देखिएगा, ये मेरे पास एक पिक्चर है। अच्छा, यहाँ पर ये है जी हमारे पास ईरान, ये देखिएगा, ये हमारे पास है जी ईरान। ठीक है। और यहाँ पे है सऊदी अरेबिया, ठीक है, इसके साथ इराक है, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है। ठीक है। अच्छा, ये जो वाटर बॉडी आपको नज़र आ रही है, इसको एक तो पर्शियन गल्फ कहते हैं। ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये पर्शियन गल्फ है, और ये जो है इंडियन ओशन के अंदर जाकर आपको पता है गिरता है। इसी तरह से ये ओमान है, और ये है जी गल्फ ऑफ ओमान। अब ये जो रास्ता है ना बीच में, ये जो यहाँ से गुजर रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। अब ये जो रास्ता है ये बहुत क्रूशियल है इन द वर्ल्ड ऑयल सप्लाई। उसकी रीज़न ये है कि जिस भी कंट्री ने ऑयल सप्लाई करना है वेस्ट को, चाहे वो सऊदी अरब हो, ठीक है, यहाँ से कुवैत हो, यहाँ से ईरान हो, उन सब ने क्या करना है कि उन सब ने इस स्ट्रेट में से गुजरना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में से। अब अगर ये जो पॉइंट है इसको अगर ईरान कंट्रोल कर लेता है, इसका मतलब है कि दुनिया की ऑयल सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करेगा। आप ये कह सकते हैं कि एक जैगुलर वेन है जो ईरान के हाथ में है। ठीक है। और इसके ऊपर उसका कब्जा हो तो पूरी दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है ना वो डिसरप्ट जो है वो हो सकती है। अच्छा, उस
अच्छा, उसके बाद वापस हम टॉपिक की तरफ आए हैं। तो यहाँ पर राइटर बेसिकली ये बात करती हैं कि ये जो मिडल ईस्ट की वॉर है, ठीक है? ये हर लिहाज़ से दुनिया को जो है वो इफ़ेक्ट करने वाली है। आप चाहे उसको इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे, जैसे अभी हमने ऑयल के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है? उसके बाद आप सिक्योरिटी के हिसाब से तो वैसे ही यहाँ काम खराब है। ह्यूमन सिक्योरिटी के हालात आप देख लें, मिडल ईस्ट के अंदर किसी मुल्क को उठाकर देख लें, सीरिया को, यमन को, ठीक है? आपको नज़र आएगा कि ह्यूमन सिक्योरिटी जो है ना, उसके मसले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर राइटर हमसे ये बात करती हैं कि अगर हम यानी कि मीडिया की बात करें, तो मीडिया जो है वो बाइस्ड है। बाइस्ड कहते हैं जी टिल्टेड को, कि वो इज़राइली फ़ौजी जो कि ज़ख्मी हैं या मारे जा चुके हैं, उनकी फुटेज तो दिखाता है अपने मीडिया चैनल्स पे, लेकिन गज़ा के अंदर जो हो रहा है, जो लेबनान के अंदर हो रहा है, वो नहीं दिखा रहा। अभी भी रिसेंटली लेबनान के अंदर 2000 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, ठीक है? 2000 इफ़ आई गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि 2000 लोग कितने होते हैं? जैसे 9/11 का जब वाक़या हुआ था, जब उसके बाद ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई है, तो आपको पता होगा कि उस वक़्त 3000 लोग उनके 2500 से 3000 लोग मारे गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। उसके बाद उसका ख़मियाज़ा किन-किन कंट्रीज़ ने अदा किया, अफ़गानिस्तान ने, पाकिस्तान ने, आप सबको पता है। पाकिस्तान के अंदर 80,000 कैज़ुअल्टीज़ हुई थी, ये जो हमारे टेरर अटैक्स होते थे उनसे। और अभी देख लें लेबनान के अंदर 2000 लोग वो मार चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर ये काम जो है ना वो हो रहा है और इसको आयरन हैंड से रोकने की ज़रूरत है, ठीक है? अच्छा, इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली यही बात की गई थी। आई होप कि आप लोगों को जो है ना वो इसका मेजर क्रक्स जो है वो समझ आ गया होगा। इफ दैट्स द केस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली या जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें। बाकी यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है जिसके अंदर मैं नोट्स बुक्स और इस तरह की चीज़ें सीएसएस रिलेटेड शेयर करती रहती हूँ, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो वो ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।